कहानी की शुरुआत होती है जब पूरी इंसानियत पत्थर में बदल चुकी होती है, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले ताइजू अपने सबसे अच्छे दोस्त सेनकू को बताता है कि आज वो अपनी क्रश युजुरिहा से अपने दिल की बात कहने वाला है। ये सुनकर सेनकू को बड़ा अजीब लगता है। आखिर ताइजू पिछले 5 सालों से युजुरिहा से प्यार करता था, लेकिन आज तक उसमें अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं आई थी। तब सेनकू उसे एक लव पोशन दिखाता है और कहता है कि इसकी मदद से उसका काम आसान हो जाएगा, लेकिन ताइजू उस पोशन को लेने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। ताइजू के जाते ही सेनकू बाकी लोगों से कहता है कि उसका लव पोषण असल में सिर्फ पेट्रोल था। इसके बाद युजुरिहा को एक पेड़ के नीचे बुलाया जाता है और वो वहीं खड़ी होकर ताइजू का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद ताइजू वहां पहुंचता है। वो इतना घबराया हुआ था कि अपने दिल की बात कहने में भी उसे मुश्किल हो रही थी। फिर ताइजू हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करना शुरू करता है। उसकी बातें सुनकर युजुरिहा शर्म से लाल हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि ताइजू अपने प्यार का पूरा इजहार कर पाता, अचानक आसमान में एक रहस्यमयी हरी रोशनी दिखाई देती है। कुछ ही पलों में वो हरी रोशनी पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लेती है और दुनिया के सभी इंसान पत्थर में बदल जाते हैं। अपने आखिरी होश में भी ताइजू अपनी पूरी ताकत लगाकर युजुरिहा को बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद पूरी इंसानियत पत्थर बन जाती है और दुनिया में तबाही फैल जाती है। कोई भी इंसान हिल नहीं सकता था, लेकिन सभी अभी भी जिंदा थे। उनकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा था और वो कुछ भी नहीं देख सकते थे। इसी दौरान ताइजू लगातार अपने होश को बनाए रखने की कोशिश करता रहा। उसे बस यही उम्मीद थी कि युजुरिहा अभी भी जिंदा हो। वो मरना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अभी तक युजुरिहा का जवाब नहीं मिला था। दुनिया के सारे इंसान पत्थर बन चुके थे, जबकि जानवर अब भी जिंदा थे। समय बीतता गया, सैकड़ों साल गुजर गए और धरती पूरी तरह बदल गई। शहर और इंसानी सभ्यता सुनामी और दूसरी प्राकृतिक तबाहियों के नीचे दब गए, लेकिन ताइजू अब भी होश में था। उसे खुद नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है। फिर हजारों साल और गुजर गए। आधुनिक सभ्यता धरती से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। एक दिन अचानक किसी रहस्यमयी तरल की बूंद ताइजू की पत्थर बने शरीर पर गिरती है। उसी पल उसकी आंखें खुल जाती हैं। ताइजू पत्थर की परत तोड़कर बाहर निकल आता है और अपने आसपास का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि पूरी इंसानियत पत्थर की मूर्तियों में बदल चुकी है। ये देखकर ताइजू बहुत दुखी हो जाता है और उन सभी पत्थर बने लोगों के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद उसकी नजर एक नदी पर पड़ती है और वो नदी की दिशा में चल पड़ता है। चलते चलते उसे अपने पुराने दिनों की एक घटना याद आती है। एक बार 2 लड़कियों को एक पत्थर बना हुआ पक्षी मिला था। ताइजू को लगा था कि शायद वो किसी बीमारी से पीड़ित है, इसलिए वो उस पक्षी को ठीक करवाने के लिए एक पशु डॉक्टर के पास ले गया था। उसी समय उसकी क्रश युजुरिहा भी वहां पहुंची थी। हैरानी की बात ये थी कि युजुरिहा भी एक पत्थर बना पक्षी लेकर आई थी। उसने भी बिल्कुल ताइजू जैसी ही बेवकूफी भरी सोच रखी थी। ये देखकर ताइजू हंसने लगा और उसी दिन से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वर्तमान में लौटकर ताइजू अपने स्कूल के पुराने पेड़ को ढूंढ लेता है। युजुरिहा की पत्थर बनी मूर्ति को सुरक्षित देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ताइजू उस पेड़ का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने युजुरिहा को सुरक्षित रखा था। वो युजुरिहा का भी शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इतने हजारों सालों तक सिर्फ उसके बारे में सोचते रहने से ही ताइजू अपने होश में रह पाया था। इसके बाद ताइजू आखिरकार युजुरिहा से अपने प्यार का इजहार पूरा कर देता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि युजुरिहा पत्थर बनी हुई थी और उसे कोई जवाब नहीं दे सकती थी। हजारों साल बाद ताइजू आखिर अपने प्यार का इजहार करने में कामयाब हो गया था। अचानक वो कसम खाता है कि इस दुनिया में भी वो युजुरिहा को दोबारा जिंदा करके रहेगा। तभी उसकी नजर एक संदेश पर पड़ती है। वो तुरंत उस संदेश के निशान का पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात उसके सबसे अच्छे दोस्त सेनकू से होती है, जो पहले से ही उसके जागने का इंतजार कर रहा था। ताइजू खुशी से उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन सेनकू एक नंगे आदमी को गले नहीं लगाना चाहता था, इसलिए वो उसे रोक देता है। इसके बाद सेनकू बताता है कि पत्थर बनने वाली घटना को पूरे 2700 साल बीत चुके हैं। ये सुनकर ताइजू यकीन ही नहीं कर पाता। उसे समझ नहीं आता कि सेनकू को इतनी सटीक तारीख कैसे पता है। तब सेनकू बताता है कि पत्थर बनने के बाद से वो लगातार हर एक सेकंड गिनता रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि गिनती करते करते वो लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और गिनती जारी रखी। अपने दोस्त की ये बात सुनकर ताइजू पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। इसके बाद सेनकू उसे अपने बनाए हुए ठिकाने पर ले जाता है। वहां पहुंचकर ताइजू हैरान रह जाता है, क्योंकि सेनकू ने अकेले अपने दम पर जीने के लिए जरूरी चीजें शुरू से बनाकर तैयार कर ली थी। हालांकि सेनकू कहता है कि उसे पता था कि युजुरिहा के लिए ताइजू का प्यार किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत है। आने वाले दिनों में सेनकू और ताइजू मिलकर सभ्यता को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं। सेनकू का मकसद था इस दुनिया को शुरुआत से फिर से बनाना और सभी इंसानों को बचाना। कुछ दिन और बीत जाते हैं। लगातार काम करने की वजह से सेनकू काफी थक चुका था। दूसरी तरफ ताइजू जंगल से तरह तरह के संसाधन इकट्ठा करके लाता था। सेनकू तुरंत उन चीजों को अलग अलग करके बताता था कि कौन सी चीज जहरीली है और कौन सी खाने लायक। इसके बाद दोनों ताइजू के इकट्ठा किए हुए मशरूम को आग पर भूनते हैं और साथ बैठकर खाते हैं। स्वादिष्ट खाना खाने के बाद ताइजू मुस्कुराते हुए सेनकू का धन्यवाद करता है, क्योंकि सेनकू ने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक तैयार कर लिया था। इसके बाद ताइजू तुरंत और खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ समय बाद उसे अंगूर मिले। उसने एक अंगूर तोड़कर छका, लेकिन अंगूर काफी खट्टे थे। तभी उसकी नजर एक पत्थर की मूर्ति पर पड़ी। ये मूर्ति थी सबसे ताकतवर हाई स्कूल छात्र सुकासा शिशियो की। इसके बाद
बाद ताइजू एक गुफा के अंदर पहुंचा जहां उसे एक टोकरी दिखाई दी। टोकरी देखकर ताइजू को लगा कि शायद कोई और इंसान भी पत्थर से आजाद हो चुका है, लेकिन तभी सेनकू वहां आ गया और उसने बताया कि वो टोकरी उसी ने रखी थी। इसके बाद सेनकू ने कहा कि उनका असली मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पत्थर की कैद से आजाद करना है। फिर सेनकू ने ताइजू को समझाया कि उसने पत्थर बनने की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया था। ताइजू को समझ ही नहीं आया कि नाइट्रिक एसिड आखिर होता क्या है। तब सेनकू ने एक पत्थर बने पक्षी पर नाइट्रिक एसिड डालकर उसे दिखाया, लेकिन उसका प्रयोग पूरी तरह असफल हो गया। सेनकू थोड़ा निराश जरूर हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय कर लिया कि विज्ञान की मदद से वो कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेगा। तभी ताइजू एक बेवकूफी भरा सवाल पूछ बैठा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका सवाल सुनकर सेनकू खुश हो गया। फिर सेनकू ने उसे समझाया कि वो एक नया मिश्रण बनाना चाहता है। ताइजू को उसकी ज्यादातर बातें समझ नहीं आई, लेकिन तभी उसे अंगूर याद आ गए। उसने सेनकू को अंगूर दिखाए और कहा कि इनसे शराब बनाई जा सकती है। इसके बाद ताइजू ने अपनी मेहनत और खेती बाड़ी वाली काबिलियत दिखाई। दोनों मिलकर काम में जुट गए और तेजी से अपनी शराब तैयार करने लगे। करीब 3 हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार उनकी शराब तैयार हो गई। ये देखकर ताइजू बोला कि वो अभी शराब पीने की उम्र में नहीं है। ये सुनकर सेनकू मुस्कुराया और बोला कि 3700 साल बीत चुके हैं, अब तो आराम से शराब पी जा सकती है। इसके बाद सेनकू ने शराब को और शुद्ध बनाने की योजना बनाई। इसके लिए उसने एक अजीब सा बर्तन भी तैयार किया। सेनकू को विज्ञान पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसका पहला प्रयास असफल हो गया। इसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो नई कोशिश करता रहा ताकि शुद्ध अल्कोहल तैयार कर सके। समय बीतता गया और सर्दियां भी आ गईं, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार सर्दियां खत्म हुई और बसंत का मौसम आ गया। सेनकू ने एक बार फिर अपने चमत्कारी घोल का परीक्षण किया। इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। आखिरकार वो ऐसा मिश्रण बनाने में कामयाब हो गया जो पत्थर की परत को घोल सकता था। अपनी खोज को परखने के लिए उसने फिर से एक पत्थर बने पक्षी पर उस घोल का इस्तेमाल किया। कुछ ही पलों में उनका प्रयोग सफल हो गया। पत्थर बना पक्षी फिर से जिंदा होकर बाहर निकल आया। ये देखकर ताइजू खुशी से झूम उठा। वो पक्षी आसमान में उड़ गया, जबकि सेनकू संतुष्ट होकर उसे देखता रहा। उसे महसूस हुआ कि वो सभ्यता को वापस लाने के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। इसके बाद ताइजू ने सेनकू से पूछा कि सबसे पहले किस इंसान को पत्थर की कैद से आजाद किया जाएगा। सेनकू ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया कि पहला इंसान चुनने का हक ताइजू को है। इसके बाद दोनों युजुरिहा की पत्थर बनी मूर्ति के पास पहुंचे। ताइजू थोड़ा घबराया हुआ था। उसने सेनकू से पूछा कि क्या ये घोल सच में युजुरिहा को बचा पाएगा। फिर आखिर वो पल आ ही गया जिसका ताइजू हजारों सालों से इंतजार कर रहा था। सेनकू ने चमत्कारी घोल युजुरिहा की मूर्ति पर डाल दिया। कुछ ही देर में पत्थर की परत टूटने लगी और युजुरिहा फिर से जिंदा हो गई। लेकिन उसी समय ताइजू को एहसास हुआ कि युजुरिहा पूरी तरह बिना कपड़ों के है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। ताइजू ने तुरंत सेनकू की आंखों को ढक दिया। सेनकू अपने बेवकूफ दोस्त की हरकत देखकर चिढ़ गया। इसके बाद ताइजू ने जिद की कि सबसे पहले युजुरिहा को बेस पर ले जाकर कपड़े पहनाए जाएंगे। तभी अचानक सेनकू को जंगल की गहराइयों से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। दोनों सतर्क हो गए। अगले ही पल एक विशाल शेर उनके सामने आ गया। उसे देखकर दोनों हैरान रह गए। सेनकू ने अंदाजा लगाया कि शायद ये शेर किसी पुराने चिड़ियाघर से निकलकर यहाँ तक पहुंचे होंगे। हालात तेजी से खतरनाक होते जा रहे थे, इसलिए दोनों वहां से भाग निकले और एक चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। उन्हें लगा कि वो शेर से बच निकले हैं, लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद कई और शेर उनके सामने आ गए। अब चारों तरफ से उनका रास्ता बंद हो चुका था। ताइजू और सेनकू अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन शेर लगातार उनका पीछा कर रहे थे। तभी ताइजू ने एक फैसला किया। उसने सोचा कि अगर किसी एक को मरना पड़े तो वो खुद अपनी जान दे देगा। वो चाहता था कि सेनकू और युजुरिहा किसी तरह जिंदा बच जाएं, लेकिन सेनकू ने उसे तुरंत डांट दिया। उसने कहा कि ऐसी बेकार बातें मत करो। सेनकू अच्छी तरह जानता था कि ताइजू हमेशा दूसरों की रक्षा करता है और कभी अपने बारे में नहीं सोचता। दोनों लगातार भागते रहे और कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते रहे। तभी ताइजू के दिमाग में एक योजना आई। उसकी बात सुनते ही सेनकू ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि अब सुकासा को पत्थर की कैद से आजाद करना ही होगा। ये फैसला लेने से पहले उसने युजुरिहा से माफी भी मांगी, क्योंकि वो जानता था कि चमत्कारी घोल बहुत सीमित था। इसके बाद सेनकू ने वो घोल सुकासा की मूर्ति पर डाल दिया। उधर शेर धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन ठीक समय पर सुकासा पत्थर की कैद से बाहर निकल आया। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने अपने सामने शेरों का झुंड देखा। सेनकू ने तुरंत पूरी स्थिति उसे समझा दी। सुकासा बिना डरे लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसने सबसे पहले पत्थर उठाकर शेरों पर हमला किया, फिर वो सीधे उनके बीच कूद पड़ा। सुकासा के मुक्कों की ताकत इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो किसी राक्षस की तरह लड़ रहा था। उसने सिर्फ एक ही मुक्के में शेरों के नेता को बेहोश कर दिया। अपने नेता को गिरता देखकर बाकी शेर डर गए। उन्हें समझ आ गया कि सुकासा उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर
है। कुछ ही पलों में सारे शेर वहाँ से भाग खड़े हुए। तब सुकासा ने कहा कि अब उन्हें कभी भी जंगली जानवरों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेनकू के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो सुकासा को ध्यान से देख रहा था। फिर सेनकू धीरे से बोला कि सुकासा दो-धारी तलवार की तरह है, क्योंकि अगर कभी उसके मन में लालच आ गया तो शायद वो आगे चलकर एक तानाशाह न बन जाए। लेकिन ताइजू को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने तो उल्टा कल्पना कर ली कि कहीं युजुरिहा सुकासा को पसंद न करने लगे। इसके बाद सुकासा ने उनसे कोई ऐसा औजार मांगा जिससे वो शेर के मांस को काट सके। सेनकू ने उसे बताया कि शेर का मांस स्वादिष्ट नहीं होता, उसका स्वाद काफी अजीब और कड़वा होता है। लेकिन सुकासा ने जवाब दिया कि वो फिर भी शेर का मांस खाएगा। उसने कहा कि जिस जानवर की जान उसने ली है उसके सम्मान में वो उसका मांस जरूर खाएगा। ये सुनकर ताइजू काफी खुश हो गया। उसे लगा कि सुकासा सच में बहुत दयालु इंसान है। इसके बाद सेनकू ने उसे एक चाकू दे दिया और शेर का मांस खाने की उसकी इच्छा मान ली। हालांकि उसे पता था कि उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कुछ समय बाद ताइजू ने युजुरिहा से वादा किया कि वो जल्द ही और चमत्कारी घोल बनाएंगे और अगली बार उसे भी पत्थर की कैद से आजाद कर देंगे। उधर सुकासा सेनकू की काबिलियत देखकर हैरान था। धीरे धीरे तीनों एक दूसरे को और अच्छी तरह जानने लगे। इसके बाद सुकासा को पता चला कि उनके पास मांस का कोई इंतजाम नहीं है। ये सुनते ही वो तुरंत जंगल में शिकार करने निकल पड़ा। जंगल में उसे जंगली सुअरों का झुंड मिला, लेकिन सुकासा ने उन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया। इतना ही नहीं, उसने आसमान में उड़ रहे एक पक्षी को भी पकड़ लिया। इसके बाद वो समुद्र के किनारे पहुंचा और सिर्फ एक भाले की मदद से मछलियों का शिकार करने लगा। अपनी हैरत अंगेज ताकत के दम पर उसने ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। सुकासा की ये काबिलियत देखकर ताइजू पूरी तरह प्रभावित हो गया। सुकासा ने मुस्कुराते हुए कहा कि टीम के सदस्य के तौर पर वो वादा करता है कि खाने के लिए मांस की कभी कमी नहीं होने देगा। तभी अचानक सुकासा ने एक पत्थर पर जोरदार वार किया, लेकिन उसने ऐसा किसी मूर्ति को तोड़ने के लिए नहीं किया था। असल में वो एक युवा लड़की की पत्थर बनी मूर्ति को गिरने से बचा रहा था। ये देखकर ताइजू और भी ज्यादा प्रभावित हो गया। उसे लगा कि सुकासा किसी संत से कम नहीं है। इसके बाद सभी लोग आग पर भुनी हुई मछली खाने लगे। खाना खाते समय सेनकू ने दोनों से एक सवाल पूछा। ताइजू ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब पूरी तरह गलत निकला। उसकी बात सुनकर सेनकू अपना सिर पकड़कर रह गया। वो ताइजू की बेवकूफी पर हैरान था। इसके बाद सुकासा ने भी अपनी किस्मत आजमाई। फिर आखिरकार सेनकू ने खुद सही जवाब बताया। उसने कहा कि अपने अगले लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत होगी। इसलिए ताइजू को बड़ी मात्रा में सीपियां इकट्ठा करने का काम दिया गया। ताइजू पूरे जोश के साथ जुट गया। उसने ढेर सारी सीपियां इकट्ठा की और उन्हें पीसकर सफेद पाउडर में बदल दिया। सेनकू इस कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कई अलग अलग चीजें बनाने के लिए करना चाहता था। सबसे पहले उसने उससे एक तरह का सीमेंट तैयार किया। इसके बाद उसने पाषाण युग की दुनिया में साबुन भी बना दिया। सेनकू की ये उपलब्धियां देखकर सुकासा उसके लिए सम्मान महसूस करने लगा। अब सेनकू सच में डॉक्टर स्टोन बनता जा रहा था। सुकासा ने उसकी खुलकर तारीफ की, लेकिन उसकी तारीफ सुनकर सेनकू थोड़ा सतर्क हो गया। उसे लगा कि शायद सुकासा के मन में कुछ और चल रहा है। तब सुकासा ने कहा कि उसके मन में कोई बुरा इरादा नहीं है। उसी समय ताइजू वहां आ पहुंचा और उनकी बातचीत बीच में ही रुक गई। ताइजू ने उत्सुकता से पूछा कि सीपियों का इस्तेमाल और किन कामों में किया जा सकता है। उस रात ताइजू गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन सुकासा ने देखा कि सेनकू झोपड़ी के बाहर कुछ बना रहा है। असल में सेनकू सुरक्षा के लिए एक क्रॉसबो तैयार कर रहा था। अगली सुबह सुकासा ने कहा कि पत्थर की ये दुनिया बहुत शानदार है। उसने कहा कि यहाँ समुद्र और जमीन पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। इसके बाद उसने एक पुरानी घटना सुनाई। उसने बताया कि एक बार एक गरीब लड़का अपनी छोटी बहन के लिए सीपियों का हार बनाना चाहता था। वो समुद्र किनारे से कुछ सीपियां उठा रहा था, लेकिन तभी मछली पकड़ने के अधिकार रखने वाला एक आदमी वहां पहुंच गया। उस आदमी ने उस गरीब लड़के को बुरी तरह पीटा और उसे चोर कहकर अपमानित किया। ये कहानी सुनाने के बाद सुकासा अचानक एक इंसान की पत्थर बनी मूर्ति को तोड़ देता है। ये देखकर सेनकू हैरान रह जाता है। वो गुस्से में कहता है कि अभी अभी तुमने एक इंसान को मार डाला है। इसके बाद सुकासा सेनकू से एक सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या वो सच में सभी लोगों को वापस जिंदा करना चाहता है, यहाँ तक कि उन बड़े लोगों को भी जिनके दिल लालच और बुराई से भरे हुए हैं। फिर सुकासा अपनी सोच बताता है। उसका कहना था कि अगर सभी बड़े लोग वापस आ गए तो वो फिर से दुनिया को खराब कर देंगे। इसीलिए वो एक ऐसी नई दुनिया बनाना चाहता था जहाँ लालच का कोई नामो निशान न हो। इतना कहकर सुकासा एक और पत्थर की मूर्ति तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सेनकू उसे रोक देता है। सेनकू साफ शब्दों में कहता है कि वो दुनिया के हर इंसान को बचाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वो पूरी सभ्यता को भी वापस लेकर आएगा। यहीं से सेनकू और सुकासा के रास्ते अलग हो जाते हैं। अब दोनों के लक्ष्य पूरी तरह अलग थे और इसी पल से सेनकू और सुकासा एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। सेनकू जानता था कि सुकासा खतरनाक सोच रखता है, इसलिए उन्हें सावधान रहना था कि सुकासा किसी भी हालत में चमत्कारी घोल तक न पहुंच पाए। तभी ताइजू वहां आ गया। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे युजुरिहा को जिंदा करने लायक चमत्कारी घोल मिल गया था। लेकिन सेनकू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सुकासा को चमत्कारी घोल का असर दिखाने का फैसला किया। ताइजू अपनी क्रश को बचाने के लिए उत्साहित था, लेकिन सेनकू ने उसे बताया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में चमत्कारी घोल नहीं है। ताइजू तुरंत और घोल इकट्ठा करने जाने वाला था, लेकिन सुकासा ने उसे रोक दिया। असल में सेनकू को पहले से ही शक था कि सुकासा चमत्कारी घोल के स्रोत के बारे में जानने की कोशिश करेगा। इसी वजह से सुकासा की गैर मौजूदगी में सेनकू ने उस मिश्रण को पूरा करने की योजना बनाई जिससे
चमत्कारी घोल तैयार किया जा सकता था। उधर सुकासा को भी पता चल गया कि चमत्कारी घोल का मुख्य हिस्सा नाइट्रिक एसिड है। इसके बाद कहानी फिर सेनकू की तरफ लौटती है। सेनकू ताइजू को समझाता है कि सुकासा के आदर्श गलत हैं। ताइजू अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा करता था, इसलिए उसने सेनकू की बात मान ली। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि सुकासा एक अच्छा इंसान तो है, लेकिन साथ ही वो लोगों की जान लेने से भी नहीं हिचकता। इसके बाद ताइजू युजुरिहा पर चमत्कारी घोल डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए सेनकू ने खुद उसकी मूर्ति पर घोल डाल दिया। लेकिन घोल डालते ही पत्थर की परत नहीं टूटी। तब सेनकू ने समझाया कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है क्योंकि अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। ताइजू को उसकी बात जरा सी भी समझ नहीं आई, फिर भी वो चुपचाप इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद युजुरिहा के शरीर की पत्थर वाली परत टूटने लगी। ये देखकर ताइजू को वो पल याद आ गया जब वो अपने प्यार का इजहार पूरा नहीं कर पाया था। उसने हजारों साल इंतजार किया था और अब आखिरकार उसे दोबारा अपने दिल की बात कहने का मौका मिल रहा था। इतने लंबे समय के बाद युजुरिहा फिर से जिंदा हो गई। जैसे ही वो बाहर आई, ताइजू ने उसे संभाल लिया। ताइजू ने उसका नाम पुकारा और उससे माफी मांगी। तब युजुरिहा ने जवाब दिया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बस सो रही थी। इसके बाद उसने उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन तभी सेनकू ने उनके भावुक मिलन को बीच में रोक दिया। उसने कहा कि अब उनके सामने दो रास्ते हैं। सेनकू ने बताया कि सुकासा वापस लौट रहा है और अब उन्हें उसका सामना दुश्मन की तरह करना पड़ेगा। ताइजू और युजुरिहा ने फैसला किया कि वो सेनकू का साथ देंगे। तभी अचानक सुकासा वहां पहुंच गया। वो अपनी सोच को पूरी दुनिया पर लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ताइजू ने देखा कि सुकासा पहले ही एक इंसान की जान ले चुका था, इसलिए उसने उसे रोकने का फैसला किया। लेकिन सेनकू जानता था कि ताइजू का सुकासा के सामने कोई मुकाबला नहीं है। तभी सेनकू ने सुकासा पर एक तीर चलाया, लेकिन सुकासा ने बड़ी आसानी से उसे रोक दिया। इसके बाद उसने ताइजू पर भी हमला कर दिया। ताइजू किसी तरह उसकी ताकतवर लात को रोकने में कामयाब रहा। सुकासा ने तुरंत समझ लिया कि ताइजू हिंसा का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। तब ताइजू ने साफ कहा कि वो लड़ाई से बचना चाहता है। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर सुकासा को गुस्सा निकालना है तो वो उस पर निकाल सकता है। ताइजू की ये बात सुनकर युजुरिहा और सेनकू दोनों हैरान रह गए। उधर सुकासा भी उसकी अजीब सोच को समझ नहीं पा रहा था। वो पूरी तरह उलझ गया था। फिर सुकासा ने उससे पूछा कि अगर वो युजुरिहा को मार दे तो वो क्या करेगा। अचानक ताइजू के सिर से खून बहने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुकासा जानता था कि सेनकू और उसके दोस्त उसके असली दुश्मन नहीं है, बस उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी।